चैप्टर 1। हमें 9 हेवंस के बिल्कुल टॉप पिनेकल का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ हरियाली और बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी होती है। एक काफी लग्जूरियस सेक्ट के गेट के पास एक बुढ़ा आदमी कहता है, आज हमारे 9 लाइफ वेनरेबल अपने डाव को प्रूव करके असेंशन के थ्रू सेजहुड अचीव करेंगे और 9 हेवंस के अंदर अपनी वेल डिजर्व्ड पोजीशन हासिल करेंगे। ये हमारे और हमारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज तुम लोग इस मॉन्यूमेंटल फीट को अपनी आंखों से होते हुए देखोगे। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फॉर्चून होने वाला है। तो चलो रिस्पेक्टफुली अपने हेवनली वेनरेबल 9 लाइफ का वेलकम करते हैं और ट्रिब्यूलेशन को शुरू किया जाए। इतना कहते ही गेट खुलता है और हमारा एमसी अपनी क्वींस के साथ बाहर आता है। वेल ऑनेस्टली बोलूं तो उनका ऑरा बिल्कुल बुरा नहीं था। पीछे से कुछ डिसाइपल्स एमसी का तौर तरीका देकर थोड़े रूड कमेंट्स करने लगते हैं। तब एल्डर्स उनका मुंह बंद कराते हुए कहते हैं, चुप रहो और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, वरना अगर इस बंदे का दिमाग सटक गया ना तो ये अकेला ही तुम्हारी पूरी क्लैंस को खत्म कर सकता है। पास्ट में इसने याओ क्लैंस के साथ अकेला बैटल किया था और पूरी डीमन डोमेन्स को अपने दम पर एनाहिलेट कर दिया था। सामने ट्रिब्यूलेशन शुरू हो चुकी होती है और हमारा एमसी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रिब्यूलेशन को चैलेंज करते हुए सीधा उसके सेंटर की तरफ बढ़ने लगता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रिब्यूलेशन के अंदर से एक एल्डर लाइक फिगर बाहर आने लगता है। ये देखकर एमसी भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। एक लड़की बताती है, ये तो हेवनली वेनरेबल गुजिंग हैं, जो सदियों से चलती आ रही टॉप रैंक ट्रिब्यूलेशन का हिस्सा हैं। कुछ एल्डर्स अभी भी मानते थे कि हमारे 9 लाइफ वेनरेबल इनविंसिबल हैं। सामने से एमसी गुजिंग से कहता है, शैल वी स्टार्ट द बैटल। गुजिंग बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ जवाब देता है, चलो शुरू करो। इसके बाद एमसी और गुजिंग के बीच भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। उनकी फाइट की वजह से स्पेस तक शैटर होने लगता है और चारों तरफ धमाकों और रोशनी की गूंज फैल जाती है। पर एमसी की एम्प्रेसेस के चेहरों पर जरा सी भी चिंता नहीं होती, बल्कि वो कहती हैं, हम काफी समय से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। सामने से वेनरेबल गुजिंग डाओ ऑफ टाइम का यूज करता है। एल्डर्स एक्सप्लेन करते हैं, इस टाइम टेक्निक की वजह से गुजिंग मल्टीपल टाइमलाइंस के अंदर ट्रैवल करके हमारे हेवनली वेनरेबल को हंट करेगा। अगर किसी भी एक टाइमलाइन में वो एमसी को मारने में सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ एमसी की रियल बॉडी को बहुत हैवी डैमेज होगा। इस मूव को देखकर एमसी की एक एम्प्रेस एक ईवल स्माइल देती है। पर एमसी कहता है, ये मूव काफ़ी इंप्रेसिव है, पर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि हर टाइमलाइन में मैं एक अनराइवल्ड एग्जिस्टेंस रहा हूँ। तभी दिखाया जाता है कि गुजिंग एमसी को हर टाइमलाइन में ऑलरेडी मार चुका होता है। वो कहता है, ये क्या, तुम तो बस अपनी झूठी तारीफ ही किए जा रहे हो। मैंने तो हर एरा में तुम्हें खत्म कर दिया है। हर टाइमलाइन से तुम्हारी पूरी तरह से एनाहिलेशन हो चुकी है। ये सुनकर एमसी को जबरदस्त झटका लगता है। वो बुरी तरह इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाता है। गुजिंग कहता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे अंदर येन यांग डाओ डिवोरिंग गू पहले ही अपनी जड़ जमा चुका है। इसी वजह से मैं तुम्हें हर टाइमलाइन में आसानी से मार पाया। क्या तुमने कभी इस चीज को नोटिस नहीं किया? येन यांग डाओ डिवोरिंग गू, ये किसने मेरे साथ चाल चली? और अचानक उसे समझ आ जाता है। वो अपनी एम्प्रेसेस की तरफ देखता है और कहता है, अब ये मत कहना कि। सामने देखते ही सारी एम्प्रेसेस जोर जोर से हंसने लगती हैं। बताया जाता है कि ये गू फॉर्मलेस और इंटेंजिबल होता है और इसे सिर्फ येन यांग यूनियन के थ्रू ही इम्प्लांट किया जा सकता है। गुजिंग के पास टाइम की पावर होती है, इसीलिए वो एमसी के बारे में सब जानता है। वो कहता है, रिजल्ट तो बिल्कुल क्लियर है। मुझे पता है तुम बहुत सेंटिमेंटल और लॉयल आदमी हो, पर यह कितनी शर्मनाक बात है कि जिन औरतों से तुमने पूरी जिंदगी प्यार किया, उन्होंने ही तुम्हारे साथ आखिर में धोखा किया। तब एक एम्प्रेस कहती है, किस तरह का सेंटिमेंट, किस तरह की लॉयल्टी? हम तो बस इसकी पावर से टेरराइज थे। इसने हमें फोर्सफुली पोसेस किया और सदियों तक डोमिनेट किया। दूसरी कहती है, सीनियर ब्रदर, क्या आपको फैंग वांगसी याद है? अगर आप यहाँ नहीं होते तो आज मैं उसके साथ एक अच्छी जिंदगी जी रही होती। अब सारी एम्प्रेसेस अपनी पावर्स एक्टिवेट करके खुद एमसी को मारने के लिए तैयार हो जाती हैं। सारे फैक्ट्स को उल्टा पुल्टा दिखाते हुए खुद को राइटियस और एमसी को डेविल प्रूफ करने लगती हैं। ये देखकर एमसी का दिमाग फट जाता है। वो गुस्से में उनकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे मारोगे? तुम जैसे चूहे। मैंने तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट किया और मेरे बिना तुम में से कोई भी एम्प्रेस के टाइटल के पास तक नहीं पहुंच सकता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इस अच्छाई का नतीजा ये धोखा होगा। वो एम्प्रेसेस पर अटैक करने ही वाला होता है, तब पीछे से वेनरेबल गुजिंग उस पर चिल्लाते हुए अटैक कर देता है, क्योंकि वो उसकी ट्रिब्यूलेशन होता है और उसके लिए रुक नहीं सकता। सब लोग ये देखकर स्टन रह जाते हैं। पर इधर अपना एमसी कहता है, क्योंकि अब जब मेरी मौत पकी है तो अब मैं तुम सबको अपने साथ लेकर मरूंगा। ये देखकर एम्प्रेसेस घबरा जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं कि वो अपना कल्टीवेशन बेस ही डेटोनेट कर रहा है। ऐसे हुआ तो हम सब कोई भी नहीं बचेगा, भागो यहाँ से। पर सामने वाली एम्प्रेस चिल्लाती है, नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। सामने से रूलर ऑफ टाइम वेनरेबल ग्वाजिंग कहते हैं, ये रिलक्टेंट डिस्प्ले क्यों फेलो डावेस्ट? ये लड़ाई तो मुश्किल से सेटिस्फाइंग थी। तुम्हें हराना जब तुम पॉइजन हो रखे हो, ये तो बिना ऑनर की जीत है। तो फिर शायद मुझे तुम्हें एक और मौका देना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि
वेनरेबल गोजिंग अपनी पावर्स का यूज करता है और एमसी और उसकी 8 एम्प्रेसेस को अपने टाइम के वर्लपूल के अंदर खींच लेता है। वो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, चलो अब नेक्स्ट राउंड के लिए इन्हें भी तुम्हारे साथ ही आने दो, इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर हमें बताया जाता है कि हेवनली वेनरेबल गोजिंग अपनी टाइम एंड स्पेस रिवर्सल टेक्निक अनलीश करता है और हमारे एमसी लुई और उसकी 8 फीमेल एम्प्रेसेस की आत्माओं को 50 साल पास्ट में भेज देता है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वहां पहुंचकर एमसी काफी ज्यादा शॉक था और उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी उसकी पहली एम्प्रेस चूलिंग, फ्यूचर की 9 हेवन सोर्ड मेडन, जो इस वक्त सिर्फ एक सर्वेंट थी। वेल, बुरी तो नहीं थी, पास्ट में आने की वजह से चूलिंग का सिर घूम रहा था और जैसे ही वो अपनी आंखें उठाकर एमसी को देखती है उसे जबरदस्त झटका लगता है और वो जोर से चिल्लाती है। वो मन ही मन चिल्लाने लगती है, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं पास्ट में आ गई हूँ? क्या सब कुछ सिर्फ एक सपना था? उसकी ये बात और रिएक्शन सुनकर एमसी हल्की सी मुस्कुराहट देता है और मन ही मन सोचता है कि इस रिएक्शन के हिसाब से ये भी पास्ट में आ चुकी है। परफेक्ट वेनरेबल गोजिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक और मौका देने के लिए। फिर लुई अपने दोनों पैरों के मोजे उतारने लगता है। ये देकर सोर्ड मेडन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। लुई हंसी के साथ अपने पैर आगे बढ़ाता है और कहता है, चल मेरे पैर धो। ये सुनकर सोर्ड मेडन को जोर का झटका लगता है, लेकिन वो रिफ्यूज नहीं करती और चुपचाप एमसी के पैर धोना शुरू कर देती है। एमसी मन ही मन सोच रहा था, मैं इसकी पिछली हरकतों का बदला लेने के लिए इसे अभी मार सकता हूँ, लेकिन कभी कभी डेथ सबसे क्रूअल पनिशमेंट नहीं होती। इस वक्त ये मेरे लिए गुस्से और नफरत से भरी हुई है। अगर मैं इसे अभी मार दूं तो इसे असली दर्द की गहराई का एहसास भी नहीं होगा। मैं इसे जिंदा रहने दूंगा। मैं इंश्योर करूंगा कि ये सर्वाइव करे, सिर्फ इसलिए ताकि ये बिना मेरे जिंदगी के एब्सोल्यूट मिस्ट्री को खुद एक्सपीरियंस करे। ये सोचकर वो एक ईविल स्माइल देता है और कहता है, इसमें से कुछ भी सपना नहीं था, हम सब वापस टाइम में आ चुके हैं। ये सुनकर सोर्ड मेडन पूरी तरह शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट, हम सब? अब मुझसे ये मत कहना कि। बिल्कुल सही, लुई बीच में ही उसकी बात काट देता है। हेवनली वेनरेबल गोजिंग की स्पेस टाइम टेक्निक हमें वापस टाइम में ले आई है। उस दिन जो शब्द तूने मुझसे कहे थे वो सब मुझे अभी भी क्रिस्टल क्लियर याद है। इतना सब सुनने के बाद भी सोर्ड मेडन का घमंड कम नहीं होता। वो कहती है, तो आप भी? लुई एक ईविल स्माइल के साथ कहता है, इनफ, तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना, तो आज से इसी पल से तुम आजाद हो। चैप्टर नंबर 2। लुई खड़ा होता है, एक ड्रॉर खोलता है और उसमें से एक टोकन निकालकर पूछता है, इसे ध्यान से देखो, बताओ ये क्या है? सोर्ड मेडन हिचपिचाते हुए जवाब देती है, ये मेरा लाइफ टैबलेट है। अगले ही पल लुई उस लाइफ टैबलेट को वहीं का वहीं जला देता है और कहता है, लो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट टैबलेट जला दिया, अब से तुम बिल्कुल आजाद हो। जब चाहो अपने चूस वुड मैनर वापस जा सकती हो। सोर्ड मेडन हैरान जरूर होती है, लेकिन फिर भी एकदम सीधी और ठंडी आवाज में कहती है, लुई, तुम्हारे पास 9 जिंदगियां थीं, फिर भी तुमने अपनी पहली जिंदगी में खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने का फैसला क्यों किया? लेकिन लुई अब इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। वो गुस्से में उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, अपने काम से काम रख और दफा हो जाए यहाँ से। सोर्ड मेडन भी मुड़कर जाने लगती है और कहती है, ठीक है, चूंकि हम सब रीबॉर्न हो चुके हैं, मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं तुझे एक बहुत ही घिनौना अंत दूंगी। वो जाते जाते मन ही मन सोचती है, लुई, मेरे पास इननेट सोर्ड बॉडी है, अगर ये सब तेरी वजह से ना होता तो मेरी जिंदगी कितनी ग्लोरियस होती। बाहर निकलते हुए वो एकदम इमोशनल टोन में कहती है, फादर, मदर, ब्रदर, आपकी लिंगर वापस आ रही है। पीछे से लुई उसे इतनी इमोशनल हालत में चूसवुड मैनर की तरफ जाते हुए देखता है, एक और ईविल स्माइल देता है और कहता है, एक बैस्टर्ड फादर, एक शेमलेस मदर, एक ट्रैश ब्रदर और ये बेचारी लड़की। एक बार जब तुम वापस जाओगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली शैतान की गुफा किसे कहते हैं। इस जिंदगी में मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। इस जिंदगी में ये 8 औरतों की जंजीरें मुझे नहीं रोक पाएंगी और मैं डेफिनेटली हायर रेल्म में असेंड करूंगा। एमसी दरवाजा बंद ही करने वाला था, तभी एक लंबी टांग एक ही शॉट में दरवाजा तोड़कर एमसी पर अटैक कर देती है। ये देखते ही लुई के दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, फेरी रेड सिल्क। नहीं, इस जिंदगी में तो इसका नाम अभी सिर्फ यू होंगलिंग है। और सामने हमें वही लड़की दरवाजा तोड़कर एमसी के पास आते हुए दिखाई देती है। वो गुस्से में उसका नाम चिल्लाती है। यू होंगलिंग तुरंत एमसी पर हमला कर देती है और चीखती है, आज मैं तुझे डेफिनेटली मार दूंगी। लेकिन लुई इतना ज्यादा पावरफुल था कि बिना किसी टेक्निक का यूज किए वो सीधा एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में ही उठाकर उल्टा लटका देता है। फिर वो उसके बिल्कुल करीब आकर एकदम डेडली टोन में कहता है, तू अब भी मुझ पर स्ट्राइक करने की हिम्मत करती है? लुई ने उसे इस तरह लॉक कर रखा था कि वो लड़की अपना हाथ भी नहीं हिला पा रही थी। वो घबराकर कहती है, तू क्या कर रहा है? सुन के लुई हंसते हुए कहता है, तो इस जिंदगी में भी अगर तुम उसे ढूंढने के लिए उम्मीद लगा के रखी हो तो तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, है ना? ये सुनते ही उसकी टाइट सांस हो जाती है और वो एकदम कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं फिक्स कर दूंगी, मैं फिक्स करूंगी, प्लीज छोड़ दो। लुई तो उसकी गर्दन और जोर से दबा देता है। वो मन ही
मन सोचती है, डैम इट, इवन पास्ट लाइफ में आने के बाद भी मैं इसका कोई मैच नहीं हूँ। उसके हाँ करते ही लुई उसे कीड़े मकोड़े की तरह पकड़कर सीधा नीचे फेंक देता है और कहता है तो काम पर लग जा, और मेरे वापस आने पर अगर मुझे ये दरवाज़ा फिक्स नहीं मिला तो तू खत्म। होंगलिंग जैसे तैसे उठकर खड़ी होती है और एमसी पर चिल्लाते हुए कहती है, लुई कम से कम पास्ट लाइफ में तो हम दोनों कंपेनियंस थे, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो। ये सुनकर लुई बिना किसी इमोशन के एकदम डेडली टोन में कहता है, वो पास्ट में था, इस जिंदगी में हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर पैंगलिंग को भी एक बड़ा झटका लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक बहुत ही सुंदर गार्डन एरिया दिखाया जाता है जहां लुई चलता हुआ आ जाता है। यहाँ एक बेहद खूबसूरत एंजेलिक ब्यूटी बाई के लॉन्ग गार्डन का ख्याल रख रही होती है। वो लुई की प्रेजेंस सेंस कर लेती है और जैसे ही सामने लुई को देखती है वही लुई बाई के को अपनी मास्टर बुलाकर ग्रीट करता है। पर लुई को देखकर बाई के का चेहरा हैरानी से भर जाता है और वो तुरंत पूछती है, तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही जिंदगी क्यों बची है। अपनी मास्टर को सवाल करते देख लुई थोड़ा हिचकिचाता है और सर खुजलाते हुए कहता है, आपके इस डिसाइपल में स्किल की थोड़ी कमी रह गई। एक कल्टीवेशन सेशन के दौरान अपना ब्रेक थ्रू फोर्स करने के लिए मैंने अपनी 9 जिंदगियों को एक ही के अंदर मर्ज कर दिया, इसीलिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। ये सुनते ही बाई के गुस्से से लुई की तरफ देखती है और कहती है, मैंने कॉजालिटी की पावर को सप्रेस करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, इसलिए हमारी पास्ट लाइफ के जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें एक सपना समझकर भूल जाओ। हम एब्सोल्युटली ऐसी चीज़ों को दोबारा होने नहीं दे सकते। अगर ऐसे घटिया और ट्रेटरस थॉट्स तुम्हारे दिमाग में दोबारा आए तो मैं इस सेक्ट से तुम्हारा नामो निशान मिटाने में एक पल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। लुई भी एकदम सीधी नज़र से कहता है, ये डिसाइपल आपके सपनों को अपने दिल में कार्व करके रखेगा। और मन ही मन हंसते हुए सोचता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कोई तरीका ढूंढ लिया है। अगर मैंने खुद उसकी तरफ से पॉइजन को अपनी बॉडी में ट्रांसफर ना किया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक एम्पायर के तौर पर एग्जिस्ट भी कर पाती। ये बाई के भी एमसी की ही एक एम्परर थी जो पास्ट में यहाँ एमसी की मास्टर रह चुकी है। फिर सीन चेंज होता है। एमसी एक पहाड़ी पर बैठकर कहता है, मेरा कल्टीवेशन फिर से पीछे आकर कंडेंस्ड रेल्म के 5th स्टेज पर पहुंच चुका है। लगता है मुझे दोबारा से सब कुछ ग्राइंड करना पड़ेगा। पुराने दोस्त, क्या तुम अब भी मेरे साथ हो। तभी एमसी के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन खुलती है जिसमें 3 ऑप्शंस दिखते हैं, कल्टीवेशन, डिडक्शन, एनलाइटनमेंट। फिर एक रोबोटिक आवाज़ आती है, मैं यही हूँ होस्ट, आप क्या चाहते हैं। ये आवाज़ सुनकर एमसी रिलैक्स्ड महसूस करता है और कहता है, थैंक गुडनेस, तुम भी मेरे साथ ही चिपक कर आ गए। फिर रुकर कहता है, पर वेट, क्या अब तुम्हें चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और डिंग के साथ आवाज़ आती है, अब मैं खुद हेवनली डाओ बन चुका हूँ तो मुझे एनर्जी की क्या ही ज़रूरत है। ये सुनकर लुई कहता है, हाँ बात तो सही है, पर हेवनली डाओ के तौर पर तुम कुछ ज़्यादा ही रूथलेस नहीं हो। पूरी सदियों की सबसे खतरनाक टॉप टियर ट्रिब्यूलेशन मेरे सर पर गिराना ज़रूरी था क्या। और यहाँ सीन चेंज होता है सोर्ड मेडन की तरफ। वो भागते भागते चू सोर्ड मैनर के गेट तक पहुंच जाती है। वो वहाँ के गार्ड्स पर चिल्ला रही होती है, देखो मैं कौन हूँ। गार्ड इसे देखकर एकदम शॉक में आ जाता है। इसे देखते साथ ही वो एकदम हॉर्न हो जाते हैं और इससे पहले कि ये लड़की इन गार्ड से कुछ कह पाती, एक गार्ड उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। वो गंदी आवाज में चिल्लाता है, क्या ट्रैवल करते हुए तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है। और मन ही मन घबराते हुए सोचता है, क्या इसका दिमाग घास चरने गया है। फाइनली जैसे तैसे करके ये लड़की इस डेविल्स डेन से एस्केप कर पाई थी, फिर भी यहाँ वापस आकर क्या खुद को अपनी ही कब्र में फेंकने आई है। सामने से वो सोर्ड मेडन अभी भी जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी, भले ही मैं चू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, लेकिन फादर और मदर ने मुझे अपने फ्लैश एंड ब्लड की तरह ट्रीट किया है, नहीं उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से। तभी पीछे से एक बंदा समझ जाता है और जोर से चिल्लाता है, ये तो सच में एल्डेस्ट में से एक है, चूलिंग वापस आ गई है। सामने वाला गार्ड मन ही मन सोचता है, खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। गार्ड के एक बार चिल्लाते ही इस चू सोर्ड मेडन के लॉर्ड, जो इस सोर्ड मेडन के फादर भी हैं, अपनी बेटी की झूठी फिक्र दिखाते हुए वहां आ जाते हैं। पीछे से उनकी वाइफ भी आ रही होती है। जैसे ही वो दोनों आते हैं वो तुरंत अपने फादर के गले लग जाती है और चिल्लाती है, फादर लिंगर वापस आ गई है। अपने फादर को गले लगाते ही वो तुरंत रोने लगती है। उसकी मदर भी झूठी फिक्र दिखाते हुए उसके आंसू पोंछती है। फिर दोनों पूछते हैं, तो इतने टाइम से थी कहाँ। तो वो बताती है, मुझे ग्रेट डाउ सेक्ट ने हॉस्टेज बना लिया था, उन लोगों ने मुझे आपसे कांटेक्ट भी नहीं करने दिया, लेकिन मैं छुप के वहां से भाग आई हूँ। अब मैं वादा करती हूँ मैं फादर और मदर को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी पीछे से एक बंदा आता है जिसे सोर्ड मेडन देखते ही वहीं लड़खड़ा जाता है। उसका गार्ड उसे संभाल लेता है, पर वो बंदा वहीं पर ही रोने लगता है और मन ही मन सोचता है, थैंक गुडनेस, मेरी एस्केप गोट वापस आ गई, अब मैं डेफिनेटली बच जाऊंगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये है चू शेफी, चूलिंग का एल्डर ब्रदर, सोर्ड मेडन का बड़ा भाई। तो आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह मंगा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और मंगा चैप्टर एक्सप्लेनेशन पाने के लिए KF मैंगा एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगला चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का KF मंगा एक्सप्लेनेशन चैनल में स्वागत है। अगर आपने इस मंगा के पहले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया पहले जाकर उन्हें देख लें, क्योंकि आज का यह वीडियो पिछले चैप्टर्स से सीधे जुड़ा हुआ है। और अगर आप ऐसे मंगा एक्सप्लेनेशन वीडियो रोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए
आज का नया चैप्टर शुरू करते हैं। आऊंगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये है चू शेफी, चूलिंग का एल्डर ब्रदर, सोर्ड मेडन का बड़ा भाई। चैप्टर नंबर 2। हमारे सीन चेंज होकर लू यूडी तरफ आते हैं। वो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। बताया जाता है कि ये फर्स्ट हेवन है जहाँ ग्रेट डाउ सेक्ट लोकेटेड है। ये सबसे कमजोर दुनिया है जिसके अंदर वर्ल्ड की कल्टीवेशन रियल्म्स को प्रीनेटल, पोस्टनेटल, की गैदरिंग, ऑरिजिन कोर ब्रेक थ्रू, शैटरिंग इन्फेंट, वॉइड रिफाइनिंग, डाउ इंटीग्रेशन में डिवाइड किया गया है। अपनी पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस के साथ लू यू ने पूरे 15 दिन तक कल्टीवेशन की, जिसमें वो की रिफाइनिंग के 5th स्टेज से 9th लेयर तक पहुंच गया। इसके बाद उसने तुरंत अपनी ऑरिजिन कोर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग आने लगती है और एकदम से वो खून की उल्टी कर देता है और जोर जोर से खांसने लगता है। ये क्या चल रहा है? मेरी बॉडी की सिर्फ आधी की एनर्जी ही कोर फॉर्मेशन में मदद कर रही है, बाकी आधी तो एकदम पत्थर की तरह सख्त हो चुकी है। काफी ज्यादा जांच के बाद सिस्टम उसे बताता है डिटेक्ट किया गया है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर सेलेस्टियल रेसिड्यू पॉइजन है। ये सुनकर लुई कहता है, क्या सेलेस्टियल रेसिड्यू पॉइजन? उसकी हालत अभी भी काफी खराब थी। वो बार बार खांस रहा था। फिर भी वो कहता है ये जरूर उन घटिया औरतों का ही काम होगा। सिर्फ ये नियांग डाओगू से उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिली तो उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर ये पॉइजन भी ऐड कर दिया। उन्होंने सच में ये इंश्योर किया है कि 9 जिंदगियां होने के बावजूद भी मैं कभी दोबारा अपनी लाइफ में पीक पर ना पहुंच पाऊं। लेकिन वो एक पल रुकता है। उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि मेरे हाथ में अभी भी एक हुक्म का एका है। वो अपना हाथ घुमाता है और उसके सामने एक बड़ी सी सिस्टम स्क्रीन खुल जाती है जिसके अंदर कुछ अजीब सा लिखा होता है। वो पूछता है, सिस्टम, क्या यहाँ इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का कोई मेथड है? सिस्टम एक बिल्कुल शांत आवाज में जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें बस ऑरिजिन को रियल्म पर ब्रेक थ्रू करना होगा और अपनी ट्रू एनर्जी के स्ट्रक्चर को ट्रू एसेंस में कन्वर्ट करना होगा। इससे नेचुरली रेसिड्यू पॉइजन डिसॉल्व हो जाएगा। ये सुनकर लुई कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ऑरिजिन कोर पर ब्रेक थ्रू? पर इस वक्त तो मैं अपनी बॉडी की सिर्फ आधी की एनर्जी ही मोबिलाइज कर पा रहा हूँ। आधी एनर्जी सॉलिड हो जाने की वजह से ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि मैं ऑरिजिन को रियल्म पर ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। उसका चेहरा खिल उठता है और हंसते हुए कहता है, वेट, अब मुझे याद आया, अपनी पिछली जिंदगी में मैंने एक बार परफेक्ट रिटर्न टू ऑरिजिन पिल बनाई थी। उसे कंज्यूम करने से मैं फोर्सफुली ऑरिजिन को रियल्म पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। हालांकि इस टाइम पर मैं वो पिल नहीं बना सकता क्योंकि परफेक्ट रिटर्न टू ऑरिजिन पिल इनक्रेडिबली रेयर होती है। लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में यही ग्रेट डाउ सेक्ट में ही मैंने एक परफेक्ट रिटर्न टू ऑरिजिन पिल यू होंगलिंग को गिफ्ट की थी। फिर अचानक वो गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ता है और एकदम डेडली टोन में कहता है, लेकिन इस जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तभी सामने से किसी चीज को इस तरफ आता देखकर ये हैरान हो जाता है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो हमें सामने दिखाया जाता है कि एक जायंट और लग्जरियस दरवाजे के ऊपर से एक पंजा नीचे उतरता है और हमें पता चलता है कि वो एक क्रेन है। वो जोर से एक अनाउंसमेंट करता है, ये सुनो, ग्रेट डाओ सेक्ट की 92 जनरेशन डिसाइपल बाई ची लॉन्ग, यूए होंगलिंग की अप्रेंटिस, वो ची गैदरिंग की परफेक्शन स्टेज पर पहुंच चुकी है। सिर्फ 1 महीना और 17 दिन के अंदर उसने ग्रेट डाओ सेक्ट का ची गैदरिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनाम के तौर पर उसे सुप्रीम ग्रेड रिटर्न टू ओरिजिन पिल्स की एक बॉटल दी जाती है, 3 ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स दिए जाते हैं, उसे ट्रू डिसाइपल की पोजीशन पर प्रमोट किया जाता है और 2 डिवाइन एबिलिटी सिलेक्ट करने का मौका दिया जाता है। ये सुनकर लुइस भी सोचने लगता है और कहता है, जैसा कि मैंने एक फ्यूचर एम्प्रेस से एक्सपेक्ट किया था, उसकी कल्टिवेशन स्पीड सच में टेरिफाइंग है। इवन मेरे सिस्टम की असिस्टेंस के साथ भी मैं उससे बस 2 दिन आगे हूँ। फिर एकदम से वो अपनी छोटी से छलांग लगा देता है और नीचे कूदते हुए कहता है, ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इस माउंटेन से नीचे उतरते हैं। तब सिस्टम उससे पूछता है, होस्ट, आखिर तुम अब कहाँ जाने का सोच रहे हो? तो लुई नीचे उतरते हुए बताता है, एक वाइड रिफाइनिंग एक्सपर्ट की कब्र के अंदर, उस रिटर्न टू ओरिजिन पिल को दोबारा हासिल करने जो राइटफुली मेरी ही है। फिर हमारा सीन चेंज होता है ग्रेट डाओ से 500 किलोमीटर दूर एक जंगल के बीच स्थित एक अनसंग टूम के अंदर। यहीं पर चलते चलते यू होंगलिंग भी अंदर आ चुकी होती है और वो मन ही मन सोचती है, मेरी पिछली जिंदगी की मेमोरीज के हिसाब से यहाँ के लोग इस जगह को 1 महीने बाद डिस्कवर करने वाले हैं। फिर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ चलते हुए वो एक गुफा के अंदर घुसती है, वहाँ का दरवाज़ा खोलती है, गली से अंदर आगे बढ़ने लगती है और मन ही मन सोच रही होती है, इस जगह के सबसे ज़्यादा कीमती ट्रेजर्स यहीं छुपे हुए हैं। इनके अंदर हैं 9 लाइव्स, एंडायन गैवलरी स्क्रिप्चर का एक फ्रैगमेंट और एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल। फिर वो तुरंत आगे बढ़ती है, उन ट्रेजर्स के करीब आती है और सबसे पहले एमसी की 9 लाइफ स्क्रिप्चर को उठाते हुए बड़ी खुशी से कहती है, सीनियर ब्रदर, इस बार मैं आपसे एक कदम आगे हूँ। पर जैसे ही वो स्क्रिप्चर को खोलकर देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
वो एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ल्यू के हैंडराइटिंग में बड़े ही प्यार से लिखा होता है बिच यू आर टू लेट, और वहाँ बड़े ही प्यार से आराम आराम से उसके लिए बहुत ही सुनहरी ड्राइंग भी बनाई गई होती है। ये देखकर होंगलिंग कांपती हुई कहती है ये, और एकदम से उस किताब को नीचे पटकते हुए चिल्लाते हुए कहती है ल्यू यू सन ऑफ बिच। और जैसे ही वो किताब को नीचे फेंकती है वैसे ही काफ़ी सारी येलो कलर की गोल्डन लेज़र लाइट्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और एकदम से ऊपर देखते हुए चिल्लाती है ल्यू मुझे यहाँ से जाने दे। वो बेकार में चिल्लाती रहती है पर उसकी सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं होता। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गीत हमें दिखाया जाता है कि होंगलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में एमसी के घर की तरफ आ रही है। एकदम से अंदर आते हुए लात मार के दरवाजा खोलती है और चिल्लाती है यूए अपना पिछवाड़ा लेके यहाँ से बाहर निकल। और जैसे कि हम देख ही सकते हैं उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा घाव इंजरीज हो रखी हैं, पर ये देखने से उतनी भी ज्यादा सीरियस तो नहीं लग रही हैं। इसी वजह से ये काफी ज्यादा गुस्से में इधर सीधा घुस आई है। और वैसे भी इस सीरीज में ज्यादातर लोगों के नाम मुझे सेम टू सेम ही नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं नाम थोड़ा बदलने का सोच रहा हूँ। इसका नाम है यू होंगलिंग, तो हम इसको गुस्सैल औरत बुलाएंगे। ये काफी ज्यादा परफेक्ट नाम है इसके लिए। ये गुस्सैल औरत सीधा एमसी का दरवाजा तोड़ती हुई अंदर घुसने की कोशिश करती है और एमसी पर चिल्लाने लगती है, पर तभी एक एनर्जी पावर अटैक आता है जो सीधा इसके पेट में लगता है। इसकी जोर से चीख निकलती है और ये दूर जाकर खिसकते हुए यहाँ से चली जाती है और सीधा एमसी के घर के आंगन में जाकर गिरती है। वो अपने दांत पीसते हुए आओ आओ करके चिल्ला रही होती है। तभी सामने से एक आवाज आती है, क्या तेरी माँ ने कभी ये नहीं सिखाया कि किसी के घर एंटर करने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है? ये सुनने के बाद होंगलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है लुई तू अब कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है, यहाँ तेरे सामने झुकने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। पर ये सब वो सिर्फ मन ही मन कर सकती है, क्योंकि रियलिटी में तो वो सिर्फ गुस्से के मारे अपने बाल ही चबा सकती है। पर यहाँ बात यह है कि उसे लुई की जरूरत है, इसलिए वो बड़े प्यार से खड़ी होती है और दरवाजा खटखटाते हुए कहती है सीनियर ब्रदर प्लीज दरवाजा खोल सकते हो क्या आप? तो अंदर से आवाज आती है दफा हो जाए यहाँ से। ये सुनकर गुस्सैल औरत को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फटाफट से बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लाने लगती है, क्या तुमने उस टूम के अंदर से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पी ली है? पर तभी कई सारे एनर्जी अटैक्स आते हैं जो सीधा दरवाजा खोल के इसी को हिट कर देते हैं। डायरेक्ट हिट की वजह से ये दूर उड़ती चली जाती है, पर एकदम से अपना बैलेंस संभालते हुए मन ही मन सोचती है अंदर ही रख, गुस्सा मत हो, बिल्कुल नहीं। फिर एकदम से अपने दांत पीसते हुए कहती है मैं तुमसे दोबारा पूछ रही हूँ, क्या तुमने उस टूम के अंदर से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पी ली है? तो एमसी की शांत आवाज आती है नहीं, दफा हो जाए यहाँ से। ये सुनकर इस गुस्सैल औरत को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स बनाते हुए सीधा लुई पर अटैक करने के लिए टूट पड़ती है और चिल्लाती है तेरे अंदर उसे लेने की हिम्मत है पर उसे लेना एडमिट करने की नहीं, अब मैं तो मौत तक लड़ूंगी। पर तभी उसके सामने एमसी की मास्टर आ जाती है और वो अपना ऑरा रिलीज करती है, होंगलिंग को वहीं पर रोक देती है और कहती है होंगलिंग शांत हो जाओ। ये सुनकर होंगलिंग का सारा गुस्सा निकल जाता है और वो कहती है मास्टर, फिर एकदम से घुटनों पर गिर जाती है और बिल्कुल बच्चों की तरह रोते रोते चिल्लाने लगती है मास्टर इसने मुझे मारा। उसकी मास्टर बड़े आराम से होंगलिंग की तरफ जाती है और उसे उठाते हुए कहती है पर फिर भी आफ्टर ऑल ये तुम्हारी जूनियर सिस्टर है। चलो भूल जाओ। वैसे होंगलिंग तुम यहाँ लुयू से क्या कराने के लिए आई थी? तो ये गुस्साइल औरत सीधा एमसी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है इसने एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ले ली है, इसके पास तो इसका कोई यूज भी नहीं है, इसीलिए मैं इसके साथ इसके बारे में कुछ ट्रेड करना चाहती थी। ये सुनने के बाद लुयू की मास्टर उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है लुयू तुम्हारा एप्टीट्यूड एक्सेप्शनल है, तुम्हें तो एब्सोल्युटली परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना तुम ये अपनी जूनियर सिस्टर को ही दे दो। अगर तुम्हें यहाँ किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। पर इतने आराम से समझाने के बावजूद लुयू अभी भी बिल्कुल एपैथेटिक में बैठा हुआ था और कहता है क्षमा करना पर मुझे भी इस परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की जरूरत है। ये सुनकर होंगलिंग एमसी की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाती है ये क्या बकवास कर रहे हो लुयू, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि बिना तुम्हारी इस परफेक्ट पिल की मैं अपनी ओरिजिन कोर को कंडेंस नहीं कर सकती? इतनी चिल्लम चिल्ली की वजह से अब लुयू का भी कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। वो नीचे उतरता है और अपने हाथ में वही रिटर्न टू ओरिजिन पिल निकालता है और एक गहरी सांस छोड़ता है। ये देखकर उसकी मास्टर खुश हो जाती है और कहती है देयर वी गो, दैट्स अ गुड बॉय। वो एमसी की तारीफ भी कर ही रही थी, तभी एमसी एकदम से मुस्कुराता है और ही करते हुए सीधा पिल अपने मुंह में डाल लेता है और अपनी मास्टर के सामने उसे चबाते हुए निगल जाता है। ये देखकर उसकी मास्टर भी हैरान हो जाती है और कहती है लुयू तुम। उसकी मास्टर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, पर यह देखकर गुस्साइल औरत और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो तुरंत पीछे मुड़ती है और चिल्लाते हुए कहती जाती है लुयू तू बस देख मैं कैसे अपनी स्केल्ड कोर को कंडेंस करूंगी और तुझसे इस बेइज्जती का बदला लूंगी। इस दुश्मनी को देखकर उसकी मास्टर और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो गहरी सांस लेते हुए कहती है
मुझे पता है तुम्हारे अंदर अभी भी गुस्सा भरा हुआ है, पर क्या इतना एक्सट्रीम जाना जरूरी था? यहीं पर उसकी खूबसूरत मास्टर के डिसअपॉइंटेड चेहरे के साथ सीन चेंज होता है और हमें चूज स्वॉर्ड मैनर का सीन दिखाया जाता है, जहां स्वॉर्ड मेडन को कोई चम्मच से खाना खिला रहा था और एकदम मीठी आवाज में कहती है, लिंगर, तुम्हारी मदर ने ये एमरल्ड राइस कॉन्जी खुद अपने हाथों से स्टीम की है, सिर्फ तुम्हारे लिए। जरा टेस्ट करके देखो, क्या ये अच्छा बना है? ये खाने के बाद स्वॉर्ड मेडन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और काफी इमोशनल होते हुए अपनी मदर से कहती है, थैंक यू मदर, तुम ही हो जो मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छे से ट्रीट करती हो। मैं इस जिंदगी में आप और फादर की साइड से कभी जुदा नहीं होना चाहती। ये सुनकर उसकी मदर नाटक करते हुए कहती है, क्या सच में? क्या तुम्हारे अपने बर्थ पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छा? ये सुनकर स्वॉर्ड मेडन मुस्कुराते हुए कहती है, वो तो मुझे जन्म देने के बाद ही गायब हो गए थे। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उनका ट्रीटमेंट आप और फादर के ट्रीटमेंट से कंपेयर किया जा सके? ये सुनकर उसकी मदर हंसकर पीछे मुड़ जाती है और कहती है, अच्छा ठीक है, इतना काफी है, अब जल्दी करो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुनकर स्वॉर्ड मेडन भी पीछे से बस हाँ कर लेती है और इधर वो औरत मन ही मन हंस रही थी, बहुत ही ज्यादा पागल और सन की हंसी हंसते जा रही थी। हम बच गए, हम फाइनली बच गए, हमारी पूरी फैमिली अब सेफ है। उधर स्वॉर्ड मेडन को बहुत जोर की नींद आने लगती है। वो लड़खड़ाते हुए कहती है, मदर, मुझे अचानक इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है? उसकी मदर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है, अगर नींद आ रही है तो थोड़ा सो जाओ। स्वॉर्ड मेडन को इतनी तेज नींद आती है कि वो सीधा बेड पर गिर जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। मन ही मन सोचती है, कितना अजीब है, मुझे अचानक इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है और मुझे इतनी अनकंफर्टेबल फीलिंग क्यों आ रही है? फिर एकदम से वो सीधी लेट जाती है और अपना ऑरा रिलीज करती है। मन ही मन कमांड देती है, सर्कुलेट ग्रेट स्लॉटर्ड स्वॉर्ड स्क्रिप्चर। जो रिजल्ट उसे दिखाई देता है उससे वो काफी हद तक हैरान हो जाती है। शॉ के साथ मन ही मन सोचती है, क्या मुझे जहर दे दिया गया है? मैं ऐसे पॉइजन कैसे हो सकती हूँ? उसके दिमाग में आता है, क्या ये एमरल्ड राइस कॉन्जी हो सकता है? ये सोचते ही वो अपना ऑरा और ज्यादा रिलीज करती है, अपना पेट पकड़ती है और मन ही मन सोचती है, इम्पॉसिबल, मदर ने तो वो पॉरिज ऑर्डर अपने हाथों से बनाई थी, वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएंगी? तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और बाहर से आवाज आती है, लिंगर, क्या तुम अभी तक सो गई? ये सुनकर लिंगर काफी हद तक हैरान हो जाती है, वो कंफ्यूज हो जाती है। बिना सोचे समझे वो सीधा पलंग पर लेट जाती है, अपनी चादर से खुद को कवर कर लेती है और आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगती है। अचानक उसके रूम का दरवाजा खुल जाता है। उसकी मदर 3 और लोगों के साथ अंदर आती है और एकदम क्रीपी डरावनी आवाज में कहती है, लो, काम हो गया, पॉइजन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, अब हम भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उन 3 लोगों में से एक उसका खुद का बेटा होता है। वो मुस्कुराते हुए अपनी मदर से कहता है, मदर, जितना लोग कहते हैं आप सच में उतनी ही इंप्रेसिव हैं। द ओल्डर द जिंजर द स्पाइसियर द स्पाइस। इस कहावत का मतलब होता है कि जितनी पुरानी अदरक होती है उतनी ही ज्यादा तीखी होती है। यहाँ भी माँ बेटा दोनों एकदम डेडली नजर से स्वॉर्ड मेडन की तरफ घूरने लगते हैं। मदर कहती है, आ जाओ जाओ, इसे यहाँ से लेकर जाओ और अपने ओल्ड एंसेस्टर को डिलीवर कर दो। ये सुनकर उसका बेटा भी एकदम डरावने तरीके से हंसने लग जाता है, पर इन्हें नहीं पता कि मेडन को इनकी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती जा रही हैं और अपनी ही माँ और भारी से ये डरावने शब्द सुनकर लिंगर का तो मनो दिल ही टूट चुका था। उसे एक बहुत जोर का सदमा लगा था, उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। पर बदकिस्मती से इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले इसको लाइक कर देना और जितना हो सके उतना हाइप करना। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। अपना अपना ओपिनियन शेयर करते रहना। वैसे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर तुम्हें कोई अच्छी सीरीज कमेंट करनी है या मुझसे कोई बातचीत करनी है तो वहाँ पर तुम मुझे फॉलो कर लेना। मैं वहाँ पर अच्छा खासा टाइम एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पर हम बात भी कर सकते हैं। इसका अगला चैप्टर आएगा नेक्स्ट वेडनेसडे को। जैसे ही अगला चैप्टर आएगा वैसे ही मैं बनाकर डाल दूंगा। तब तक के लिए इंतजार करो और मिलेंगे तुमसे उसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।